हेलो एवरीवन। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर भी मैं अपनी तरफ से इस शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करते हुए मौलिक अधिकार का यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप अपने अन्य कार्यों के बीच में अपने अध्ययन को भी जगह देंगे और इन वीडियो से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके प्रकार, उद्देश्य, स्थगन को लेकर के यह वीडियो आपको निसंदेह बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। हम मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसका अध्ययन कर अपने द्वितीय पेपर की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व। मौलिक अधिकारों के इतिहास पर दृष्टि डालने से हमें ज्ञात होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को दर्ज करने वाला पहला देश था। जर्मनी ने 1919 में वीमर संविधान के द्वारा इनको अपनाया और इसी प्रकार आयरलैंड ने 1922 में और रूस ने इन्हें 1936 में स्वीकार किया। हमारी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने लोगों के लिए इन अधिकारों के महत्व को महसूस किया। इसलिए 1928 में नेहरू कमेटी की मांग पर अधिकारों का प्रस्तावित बिल आया और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा ने कुछ आधारभूत अधिकारों को संविधान के अनिवार्य ढांचे के तौर पर शामिल किया, जिनकी विशेष रूप से रक्षा सुनिश्चित की गई। उन्हें मौलिक अधिकार का नाम दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और सभी राष्ट्रों से मौलिक अधिकारों को अपने अपने कानून में शामिल करने की बात कही गई। यहां पर मौलिक शब्द निम्न बिंदुओं पर बल देता है, यानी मौलिक अधिकार क्यों मौलिक कहे जाते हैं, इस बात पर ध्यान देने की बात है। मौलिक शब्द का अर्थ नैसर्गिक या प्राकृतिक होता है। भारत के संविधान में उन्हें अलग में दर्ज किया गया है। संविधान ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन अधिकारों को अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। मौलिक अधिकारों और साधारण अधिकारों में क्या अंतर है? तो इस अंतर को समझने के लिए अगर हम प्रयास करें तो मौलिक अधिकार किस प्रकार विधायिका द्वारा निर्मित साधारण अधिकारों से अलग हैं, इसके लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करें। साधारण अधिकार मौलिक अधिकारों की भांति देश के संविधान से रक्षित नहीं है, यानी मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में उपबंध है, उनको लागू कराया जा सकता है, जबकि ऐसा साधारण अधिकारों के लिए नहीं है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन केवल संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि साधारण अधिकार कानून निर्माण की साधारण प्रक्रिया से बदले जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का सरकार के किसी भी अंग द्वारा उल्लंघन निषिद्ध है, यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट या उन्हें रोक नहीं सकती है, यद्यपि स्थापित प्रक्रिया द्वारा इनमें संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका का यह दायित्व और क्षेत्राधिकार है कि वह इनकी रक्षा करे और साधारण कानूनों के मामले में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से आपके मौलिक अधिकार विधिक अधिकार या अन्य साधारण अधिकारों से अलग हैं। मौलिक अधिकारों के क्या लक्षण हैं? तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी गारंटीड मौलिक अधिकार साधारण कानूनों से ऊपर हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट लेख जारी करने की ताकत दी गई है। आज्ञा और निर्देशों के माध्यम से मौलिक अधिकार लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के लिए कुछ अधिकारों को अतिरिक्त गैर नागरिकों के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के उपयोग पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। इसका अर्थ है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, यानी इनमें भी कंट्रोल किया जा सकता है या कुछ इनमें प्रोविजंस के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं जो आपातकाल हो सकती हैं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित और स्थगित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन प्राप्त करने की शक्ति भारत के कैसे मिली है या कहां से है? तो इस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368
जो कि संवैधानिक संशोधन का प्रावधान बताता है, के अंतर्गत मौलिक अधिकार को संशोधन करने की शक्ति से बाहर है। यह निर्णय गोलकनाथ वाद केस में दिया गया था। यानी भारतीय संसद 368 के अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन के अधिकार का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, ये चीज गोलकनाथ केस में बताई गई थी। लेकिन संविधान के 24वें और 25वें संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का पुनः अधिकार दिया गया था। लेकिन अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में भी संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया। लेकिन बाद में 42वें संशोधन में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर और अधिक बल दिया गया कि नहीं, संविधान में मौलिक अधिकारों पर संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन अंततः 1980 में मिनर्वा मिल केस वाद का निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 का संतुलन बिगाड़ने वाली हर बात को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला और असंवैधानिक माना जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए प्रोविजंस को कम या ज्यादा करने वाला कोई भी संशोधन बेसिक फंडामेंटल को बिगाड़ने वाला माना जाएगा और उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाएगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इस बात के लिए मना किया कि वह संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों का संविधान में प्रोविजन क्या है? मौलिक अधिकार मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों को शामिल इनमें किया गया है। इनमें संपत्ति का अधिकार भी प्रारंभ में शामिल था, जिसे संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार 6 हैं, जो इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। इसके अंतर्गत सभी लोगों को, बाहरी लोगों को कानून विधि के समक्ष समानता का अनुच्छेद 14 में अधिकार दिया गया है, जो राज्य के द्वारा किसी भी भेदभाव को करने पर रोक लगाता है। विधि का शासन, डायसी के द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन सिद्धांत 2 बातों पर निर्भर है: कानून सबके ऊपर है और सभी व्यक्ति कानून के लिए समान हैं। इस तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन इन्वेस्टेड किया गया है, जिसमें इसका प्रोविजन है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध किया गया है, यानी किसी नागरिक के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह प्रोविजन अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता है, यानी राज्य के द्वारा सेवा के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय में नियुक्ति के लिए सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अपवाद, जहां पर कि अलग रूप से किसी को रिजर्वेशन देने और उससे संबंधित कार्य करने के मामले में अपवाद आते हैं, जहां जब राज्य सरकारों के अधीन कुछ नौकरियों में निवास की योग्यता को शामिल किया जाता है, जब कुछ पदों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किया जाता है, जब धार्मिक और अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों में किसी पद पर नौकरी के लिए उसी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जाना हो, तो समानता के अधिकार को उस स्तर तक रोका जा सकता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है। अस्पृश्यता को अनुच्छेद 4 के तहत समाप्त कर दिया गया है। यह किसी भी रूप में, किसी भी व्यवहार में इस पर प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। सिविल राइट अधिनियम इसका पालन करता है। लाखों भारतीय जिन्होंने समाज में भेदभाव और जिन्हें अछूत दृष्टि से देखा जाना, सहा है, दुर्व्यवहार झेला है, वह अब अछूत नहीं है। 5वें मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार के रूप में अनुच्छेद में 18 के अंतर्गत उपाधि देने पर प्रतिबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व बहादुर साहबान, बहादुर सर
उपाधि जैसी उपाधियां समाज में भेदभाव पैदा करती थीं, बल्कि समाज को विभाजित भी करती थीं। तो अब शिक्षा और सेना की डिग्री के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। मौलिक अधिकार के दूसरे प्रकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है ये अधिकार। व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है। अनुच्छेद 19(6) स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विकास और लोकतंत्र के संचालन हेतु अनिवार्य हैं। ये स्वतंत्रताएं हैं: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता 19B में है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता से घूमने का भ्रमण करने की स्वतंत्रता 19D में है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी एरिया में जा सकता है। भारत के किसी भाग में स्थायी रूप से रहने और उसमें निवास करने की स्वतंत्रता 19E में है। और इसके बाद भारत में किसी भी पेशे को अपनाने या किसी व्यवसाय को करने या व्यापार करने की स्वतंत्रता 19G के तहत भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। ये 6 अधिकार भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। इनमें किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगर इनमें प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय के द्वारा इन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है, और ये स्वतंत्रताएं मौलिक रूप से व्यक्तियों को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन पर चर्चा की गई है, जिसमें कि प्रथम जो स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध लगाया जाना है, वो प्रतिबंध साधारण जनता के हित में हो और अनुसूचित जनजाति की रक्षा के लिए हो, या संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए हो। और कोरोना के दौरान जो हम लोगों को लॉकडाउन में अपने घरों में रहने के लिए बोला गया था, वो 19B का 3rd पार्ट था। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करते समय प्रभारी कानून के अतिरिक्त किसी अन्य कानून में अपराध में आरोपित नहीं किया जा सकता, ना ही अपराध के लिए निश्चित दंड से अधिक दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून अपने बनाए जाने की तिथि से आगे लागू होगा, अपने पीछे नहीं। यानी बनाने की तिथि से पहले कानून लागू नहीं किया जा सकता। कानून लागू होने के बाद किया गया कार्य दंड माना जाएगा, पहले किया गया कार्य दंड नहीं माना जाएगा। यानी कोई भी कानून अपनी बनाए जाने की तिथि से रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट नहीं रखेगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ना उसके लिए निश्चित दंड से अधिक दंड से दंडित किया जा सकता है। इस तरीके से ये व्यक्ति को पनिशमेंट से भी गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगे आरोपों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नैसर्गिक न्याय के तहत कोई भी व्यक्ति खुद के को संकट में डालने का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 20 किसी भी आरोपित व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी, अधिकाधिक दंड देने की सुरक्षा प्रदान करने के अगेंस्ट आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अनुच्छेद है। यह उस व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून रूप द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित किए जाने से मना करता है। इसी के तहत व्यक्ति को अपनी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ तक व्यक्ति खुद की भी जान ले सकना उसका अधिकार नहीं है। यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किए जाने की मांग को देखते हुए जो भारतीय संविधान में 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, इस संविधान संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 21A जो कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम बना करके पूरा किया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, जिसके तहत राज्य अपने द्वारा निर्धारित कानूनी तरीके से 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इसका अर्थ यह होता है कि उपर्युक्त आयु के सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक रूप से प्राप्त करेंगे। यह उनका अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण
से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध दो प्रकार से ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें से पहला है कि किसी व्यक्ति को कारण बताए या आधार बिना बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बचाव करने का भी अधिकार होगा, यानी उसे उसके वकील से संपर्क करने का अधिकार दिया जाएगा। मौलिक अधिकारों के भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित हैं। इन अधिकारों में 23A के तहत मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक है, यानी कोई भी व्यापार आप ऐसा नहीं कर सकते जिसमें आप व्यक्ति को खरीदने और बेचने का काम करें। अनुच्छेद 23B के तहत बेगार श्रम, बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है, जिसके तहत व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना पैसों के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध के से संबंधित है। यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मिल में, कारखानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां पर खासकर कि खतरनाक काम होते हों, ऐसे कामों पे रखे जाने का विरोध करता है या ऐसे बच्चों को न रखे जाने की बात कहता है। इस तरीके से बाल श्रम को रोकने वाला यह अनुच्छेद है। मौलिक अधिकारों के चौथे प्रकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित हैं। धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी धर्म को अपनाने और उससे संबंधित उपासना करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों में प्रवेश का अधिकार व्यक्तियों को देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक प्रबंधन और आयोजनों का अधिकार देता है कि व्यक्ति जिस धर्म को अपनाया है, जिस धर्म का वो मानने वाला है, वो उससे संबंधित आयोजन और उनका प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक कार्य के लिए किए गए खर्च को कर से मुक्त रखा गया है, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म को प्रसार करने के लिए कोई पैसा खर्च करता है, उस पैसे को टैक्स फ्री किया गया है। इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक 4 मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 5वें रूप में है, जिन्हें अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों को अपनी संस्कृति और भाषा का संरक्षण और प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भाषा और लिपि को या संस्कृति को सुरक्षित करने का हर व्यक्ति का अधिकार है, वह इससे संबंधित कोई भी आवश्यक कार्य कर सकेगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को अपनी संस्कृति के विकास और प्रसार के लिए संस्था बनाने, उससे संबंधित व्यवस्था करने और उसके पालन का अधिकार है और वे ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, अब एक विधिक अधिकार बचा हुआ है, क्योंकि इसे 44वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 300A में रखा गया है। अब छठें उपबंध के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की आत्मा कहा जाने वाला यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों को लागू कराने और न्यायपालिका से 5 लेखों रिट को जारी कराने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है। ये 5 रिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लें। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसका नाम हैबियस कॉर्पस है। आपके पास शरीर है, इसका अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को अनाधिकृत तौर पर बंदी बनाया गया हो या उसके किसी संबंधी द्वारा इस याचिका को बताया गया हो, तो इस लेख को न्यायालय जारी करता है, जिसके तहत व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ होता है यू हैव द बॉडी, और आप व्यक्ति को प्रत्यक्ष कोर्ट के समक्ष लाएं। अगर कोर्ट पाता है कि उसे गलत बंदी बनाया गया था या रोका गया था, तो उसे न्यायालय मुक्त करने या स्वतंत्र करने का निर्देश जारी करेगा। परमादेश, मैंडामस हिंदी में अर्थ होता है हम आदेश करते हैं कि, यानी जहां पर कोई पब्लिक अधिकारी या लोक सेवक अपने पद या कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, जो उसे करना चाहिए नहीं करता है, या करना चाहिए तो कर नहीं रहा है, नहीं करना चाहिए तो कर रहा है, तो ऐसा करने के लिए न्यायालय एक लेख जारी करता है, जिसमें उस पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह विशेष कार्य को करे। नंबर 3 पर प्रतिषेध लेख है। इसका
इंग्लिश प्रोहिबिशन होता है, जिसका हिंदी अर्थ है हम मना करते हैं। यह उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कोई कार्य करने या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वाद को सुनने से मना करने के लिए जारी किया जाता है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात सुन रहा हो। उत्प्रेषण सर्सियोरैरी, जिसका हिंदी रूपांतरण पूरी बात बताओ होता है, यह लेख तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी केस पर निर्णय सुना चुका हो। वहां उच्च न्यायालय केस की समस्त जानकारी और फाइल अपने पास मंगाने के लिए यह लेख जारी करता है। अधिकार प्रक्षा क्वा वारंटो, इसका आपके पास क्या अधिकार है अर्थ होता है जहां पर कोई पदाधिकारी किसी पद पर कोई अनधिकृत लाभ ले रहा है, वहां उसके अधिकार को साबित करने के लिए यह लेख जारी किया जाता है कि आपके पास इस लाभ को पाने का क्या अधिकार है। इस तरीके से ये मौलिक अधिकार हैं और उनके लागू कराने के लिए यह लेख जारी किए जाते हैं। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन या स्थगन। कुछ विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। इन परिस्थितियों में शांति स्थापित करने वाली सेवाओं में के तहत मौलिक अधिकारों को देश के हित में संसद द्वारा सीमित या समाप्त किया जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित या स्थगित किया जा सकता है, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। संकट की घोषणा होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित या स्थगित किया जा सकता है। संकट की घोषणा से आशय आपातकाल के निर्धारित किए जाने से है। तो दोस्तों, ये मौलिक अधिकारों पर आपको कंटेंट उपलब्ध कराया गया। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट सही और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित होली मनाएं।